गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था? हेडिंग बताओगे? लास्ट हेडिंग क्या थी? केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था? बोल्ट्जमैन फैक्टर। ओके, तो अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोट करो। इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन डिफिनीशन लिखो। those collisions in which those collisions in which the colliding molecule those collisions in which the colliding molecules possess sufficient kinetic energy called threshold energy possess sufficient kinetic energy called threshold energy possess sufficient kinetic energy called threshold energy and they are in proper orientation and they are in proper orientation and they are in proper orientation so as, मैं रिपीट कर रहा हूं, those collisions in which colliding molecules those collisions in which colliding molecules possess sufficient kinetic energy called threshold energy possess sufficient kinetic energy called threshold energy and they are present in proper orientation and they are present in proper orientation and they are present in proper orientation so as they facilitate the breaking and making of bond are called effective collision तो अब देखो बेटा, यहां पे एक टर्म और आ गया। इन्होंने बोला है कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या ग्रेटर हो और साथ में वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी हो। यानी कि एक फैक्टर और आ रहा है जिसको हम ओरिएंटेशन फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आप नोट करो। अगर आपको यहां पे डिटरमाइन करना है रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन
rate of effective collision is called rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो रिएक्शन का रेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को ही रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हम रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को डिटरमाइन करें, रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन R इज इक्वल टू, एक तो जेड टर्म आता है, यानी कि जो कि हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। एक तो ये जेड हो गया, ठीक है, जेड को हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया एफ। एफ क्या है, बोल्ट्जमैन फैक्टर। एफ है बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन फैक्टर से हमने एक कंडीशन लगा दी कि इन कोलिजन में से हमें सिर्फ वही कोलिजन कंसीडर करने हैं जो कि जिनकी जहां पे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या ग्रेटर है, तो जेड इंटू एफ। और फिर उसके बाद इसके साथ एक और फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं जिसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल पी, ये जो कैपिटल पी है बेटा, इसी को बोला जाता है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, और समटाइम्स इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं पी को। तो अब आपको ये पी की डिफिनीशन लिखनी है, लिखो स्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसकी डिफिनीशन, स्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इसकी डिफिनीशन लिखो। लिखो, it tells us about the fraction of total number of collision, the fraction of total number of collision which occurs in proper orientation, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आर होगा, आर इज इक्वल टू जेड इंटू पी मल्टीप्लाइड बाई एफ। एफ आपको पता है ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होगा। जेड इंटू पी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये है रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इसमें P जो है, P क्या है, P है ओरिएंटेशन फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, जो कि हमें बताता है कि जो टोटल कोलिजन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहे हैं उनमें से कितना फ्रैक्शन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहा है। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने वाले कोलिजन को काउंट करता है, ठीक है। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने वाला कोलिजन का मतलब जरा समझना बेटा। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड तब बनेगा जब H2 मॉलिक्यूल I2 मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा।
अब कोलिजन तो वहां पे H2 और H2 मॉलिक्यूल के बीच में भी हो रहा होगा, कोलिजन वहां पे I2 और I2 मॉलिक्यूल के बीच में भी हो रहा होगा। तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन से आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल के कोलिजन से ही होगा। तो मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वही प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, आप बोलोगे सिर्फ वही कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, बाकी कोलिजन वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने वाले कोलिजन नहीं है, उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे एक बात और समझो, एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, बोल रहे कि जैसे हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, मान लो हम एक एल्काइल हैलाइड को कंसीडर कर रहे हैं, ये एल्काइल हैलाइड है C2H5 C2H5 CH3 एंड यहां पे है हाइड्रोजन, यहां पे है क्लोरीन। ठीक है, अब देखो एक मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोक्सिल आयन इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करना चाहता है या इसके साथ कोलाइड करना चाहता है। अब बात आती है कि ये कोलिजन कैसे कर सकता है। तो ये देखो यहां पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, क्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। अगर क्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो उससे क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर क्लोरीन की तरफ गया तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखो, अब यहां पे ये दो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में कोलिजन होगा और उसी कोलिजन से नया प्रोडक्ट बनेगा। अब कोलिजन इनके बीच में कैसे हो सकता है? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस तरीके से आकर के कोलाइड करें। अगर ये इस तरीके से आके कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखो इसका नेगेटिव एंड और इसका नेगेटिव एंड ये आमने सामने है, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा और उस रिपल्सन की वजह से कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये यहां पे अगर मान लो कि क्लोरीन वाले साइड से OH नेगेटिव आके कोलाइड करता है तो ये वाला कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने वाला कोलिजन नहीं है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है यहां पे। ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अगर यहां पे इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर भी हो तब भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां पे कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में कब होगा जरा देखना। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होने के लिए इनका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए। तो यहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने के लिए इनको इस तरीके से कोलाइड करना पड़ेगा, ये इस तरीके से कोलाइड करेंगे और अब जब ये कोलाइड करेंगे तो इनके कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है।
और ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब समझ में आ गया बेटा? स्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है? स्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जब तक कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, चाहे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। तो आपने यहां पे देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है R, दैट इज इक्वल टू Z इंटू P मल्टीप्लाइड बाई E टू द पावर माइनस EA बाई RT। ठीक है, R इज इक्वल टू Z इंटू P मल्टीप्लाइड बाई E टू द पावर माइनस EA बाई RT। फॉर यूनिट कंसंट्रेशन इसी को हम K बोल सकते हैं। फॉर यूनिट कंसंट्रेशन यही बेटा रेट कांस्टेंट है। और पहले आपने लिखा था कि K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA बाई RT। K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये आर्हीनियस थियरी के अकॉर्डिंग, आर्हीनियस थियरी के अकॉर्डिंग। अब अगर आप इनको कंपेयर करो तो कंपेयर करने पे आपको मिल जाएगा देयरफॉर A इज इक्वल टू Z इंटू P। जो आर्हीनियस कांस्टेंट A है, आर्हीनियस कांस्टेंट Z इंटू P के इक्वल आएगा, Z इंटू P। अब जरा एक बार एनसीईआरटी में जो बचा हुआ डिस्कशन है उसको कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में देखो बेटा, पेज नंबर 117, पेज नंबर 117, 117 पे यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड पैराग्राफ है वहां से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ इक्वेशन 4.23 प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट्स फेयरली एक्यूरेटली फॉर द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व एटॉमिक स्पीसीज और सिंपल मॉलिक्यूल्स। जहां पे जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वो मोनोएटॉमिक है या वो एक सिंपल मॉलिक्यूल को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इन्वॉल्विंग एटॉमिक स्पीसीज और सिंपल मॉलिक्यूल्स, बट फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे ये देखो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो but for complex molecules significant deviations are observed. The reason could be that all collisions do not lead to the formation of products. The collisions in which molecules collide with sufficient kinetic energy called threshold energy and proper orientation so as to facilitate breaking of bonds between reacting species and formation of new bonds to form products are called as effective collision। तो effective collision की definition मैंने आज की क्लास में सबसे पहले आपको लिखवाया। आगे बोले फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम ब्रोमो इथेन लिखा हुआ है, ब्रोमो इथेन नहीं ब्रोमो मिथेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम ब्रोमो मिथेन कर लो उसको। Depends upon the orientation of reactant molecules
एज शोन इन फिगर 4.12। तो जैसे देखो मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोक्सिल आयन कोलाइड कर रहा है। तो जब ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे, जैसे मैंने ये बताया कि इसका नेगेटिव एंड और OH नेगेटिव अगर आमने सामने होंगे तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो सिचुएशन में कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, नो रिएक्शन। और फिर बोल रहे हैं कि अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करते हैं, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करते हैं तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है ऑलरेडी मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुका हूं। तो एक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब ये कोलाइड करेंगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे बोल रहे हैं कि द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन, वेयर एज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन मेक्स देम सिंपली बाउंस बैक एंड नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स, another factor capital P called the probability or steric factor is introduced. It takes into account the fact that in a collision molecules must be properly oriented. अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन यहां पे लिखा हुआ है, R is equal to P into Z multiplied by E to the power minus EA by RT। बोले thus in collision theory activation energy and proper orientation of the molecules together determine the criteria for an effective collision and hence the rate of a chemical reaction। तो कोलिजन थियरी और आर्हेनियस थियरी का डिफरेंस एक तरीके से यहाँ पे बताया इन्होंने। इन कोलिजन थियरी एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टुगेदर डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन, जबकि आर्हेनियस थियरी में सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इफेक्टिव कोलिजन का क्राइटेरिया को प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंस है कोलिजन थियरी और आर्हेनियस थियरी के बीच में। तो आप इस बात को लिख लो, लिखो इन आर्हेनियस थियरी, इन आर्हेनियस थियरी, इन आर्हेनियस थियरी ओनली एक्टिवेशन एनर्जी फैक्टर, ओनली एक्टिवेशन एनर्जी फैक्टर, that is Boltzmann factor, that is Boltzmann factor determines the criteria of effective collision, determines the criteria of effective collision, determines the criteria of effective collision। लिखो however in collision theory, however in collision theory orientation factor, however in collision theory orientation factor as well as Boltzmann factor, orientation factor as well as Boltzmann factor both determines the criteria of effective collision, both determines the criteria of effective collisions। तो एक डिफरेंस कोलिजन थियरी और आर्हेनियस थियरी का यहां से राइज हो रहा है। आर्हेनियस थियरी में ओरिएंटेशन फैक्टर को नहीं कंसीडर किया जाता, कोलिजन थियरी में ओरिएंटेशन फैक्टर को कंसीडर किया जाता। ठीक है, बाकी जो एक्टिवेशन एनर्जी फैक्टर है यानी कि बोल्ट्जमैन फैक्टर को दोनों में कंसीडर करते हैं। अब जरा आगे देखो, बोले कोलिजन थियरी आल्सो हैज सर्टेन ड्रॉबैक्स as it considers atoms or molecules to be hard sphere and ignores their structural aspect. You will study details about this theory and more on other theories in your higher classes। other theory का मतलब यहाँ पे activated complex theory से है। तो जाते जाते इन्होंने कोलिजन थियरी की आपको लिमिटेशन भी बता दी है। अब ये लिमिटेशन वाला जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में या
1 मार्क्स, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 1 मार्क्स सेक्शन में ये आ सकता है। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थियरी, लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थियरी। लिखो, इन कोलिजन थियरी atoms or molecules are assumed to be hard spheres and ignores their actual structural feature, मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको कंसीडर करने की बजाय बोल रहा है कि हर मॉलिक्यूल क्या है, हार्ड स्फीयर है। तो हर मॉलिक्यूल का शेप जो है वो परफेक्टली स्फेरिकल शेप नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कोलिजन थियरी की। तो कोलिजन थियरी में मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चरल फीचर को कंसीडर नहीं करते, बल्कि हर मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई लिमिटेशन कोलिजन थियरी की। अब मैं आपको एक ऐसा इक्वेशन बता रहा हूं जिस इक्वेशन के बेसिस पे आप कोलिजन थियरी, आर्हेनियस थियरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी तीनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों थियरीज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म की एनालिसिस के लिए यूज होती हैं, इसलिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये आपको बुक्स में मिलेगी नहीं, ठीक है। इनफैक्ट मैं बोलता हूं किसी और मटेरियल में भी नहीं मिलेगी। तो देखो, रेट कांस्टेंट या बोल सकते हो रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, when concentration of reactant is unity. Rate of effective collision when concentration of reactant is unity. R equal to T to the power M. बेटा किसी स्टूडेंट का माइक अनम्यूट है? माइक देखो किसका अनम्यूट है? ये जो है ना राकेश भैया आ गए, जो है राकेश भैया कलाकार हैं, कुछ न कुछ तो दिखाएंगे ही ना क्वालिटी। तो R इज इक्वल टू K and this is equal to T to the power M A e to the power minus EA by RT. R is equal to K and this is equal to T to the power M A e to the power minus EA by RT. ये इक्वेशन होती है बेटा। अब यहां पे देखो, ये जो M है ना, M की वैल्यू हमेशा इस रेंज में लाई करती है। M वैल्यू 0 से 1 की रेंज में लाई करती है, ठीक है। अब यहां पे यही M वैल्यू बदलती है तो अलग अलग थियरी के रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे अगर M वैल्यू 0 है, इफ M इज इक्वल टू 0, तब जो रिजल्ट हमें मिलता है वो आर्हेनियस थियरी के करस्पॉन्डिंग।
आर्हीनियस थियरी के करस्पॉन्डिंग। अगर m 1/2 है, अगर m वैल्यू 1/2 है तो कोलिजन थियरी के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिलता है। एक बार एम्स एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है कि कोलिजन थियरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी डिपेंडेंसी विद टेम्परेचर क्या होती है। तो लोग ये समझते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के साथ सिर्फ इस तरीके से वेरी करता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर में ही सिर्फ टेम्परेचर टर्म आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको पता चलेगा कि कोलिजन थियरी के अकॉर्डिंग जो रेट है वो √T e⁻⁻ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक टेम्परेचर टर्म ये भी है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। आप यहाँ पे देखो m हाफ पुट कर दो तो T⁻½ इंटू e⁻⁻ ये जो a टर्म है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर m वैल्यू 1/2 है तो कोलिजन थियरी के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट ऑब्जर्व होगा, और अगर m वैल्यू 1 है, अगर m 1 है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट ऑब्जर्व होता है। ये कंपैरिजन है आर्हीनियस थियरी, कोलिजन थियरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी का। ये एक रिजल्ट जो है आपको रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी विद टेम्परेचर बताएगा अलग अलग थियरीज में। तो इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई बेटा? ये इक्वेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं। ये एक केमिकल इंजीनियर का कमाल है, समझ में आया कि नहीं? ये आपके लेवल पे किसी भी बुक्स में जो है ये इक्वेशन आपको मिलेगी नहीं। बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग में एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, CRE बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस की काइनेटिक्स की इन-डेप्थ स्टडी करते थे, ठीक है? तो ये वाला जो रिजल्ट है, मैं जानता हूं कि आपके आसपास का ही रिजल्ट है, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया है। और इनफैक्ट मैंने देखा कि एम्स एग्जाम में तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसलिए ऐसे रिजल्ट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन और केमिकल काइनेटिक्स में पूछा जाता है। मैंने कॉन्सेप्ट तो वैसे सारे बता दिए आपको, अब मैं प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो एक तो यह है कि ओवरऑल रिएक्शन गिवन है और उसकी मैकेनिज्म के स्टेप्स गिवन है, और स्टेप्स के बेसिस पे आपको रिएक्शन का एक फाइनल रेट लॉ निकालना होगा। उस फाइनल रेट लॉ के अंदर एक रेट कांस्टेंट, ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन होगा। तो क्या करते हैं कि वो ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कई बार सीधे दे देते हैं और कई बार मैकेनिज्म के स्टेप्स डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है, ये सारी बातें क्लियर कर देते हैं। मतलब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो मैंने रेट लॉ डिटर्मिनेशन मेथड, जो पहले वो मैकेनिज्म के बेसिस पे रेट लॉ लिखने का तरीका मैंने बताया था, उस मेथड को ऑप्ट करते हुए आप पहले रिएक्शन का फाइनल रेट लॉ लिखो, और फाइनल रेट लॉ लिखने के बाद आप ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकालो। और ओवरऑल रेट कांस्टेंट अगर आपको पता चल गया तो फिर आपसे पूछेंगे कि उस रिएक्शन का ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होगा। एक तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फैक्टर पूछा जाता है, दूसरा
पूछा जाएगा वहां पे कि रिएक्शन की ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गिवन है तो आपको मैकेनिज्म गिवन होगा। मैकेनिज्म गिवन होगा तो कैसे मैकेनिज्म से ओवरऑल रेट लॉ निकालना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। उस पूरा मेथड को आप फॉलो करते हुए आप जो है ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे एक रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट आपको बता रहा हूं, और फिर ओवरऑल रेट कांस्टेंट के बेसिस पे रिएक्शन की ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी और ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप नोट करो, लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ ओवरऑल रेट कांस्टेंट of a complex reaction, if overall rate constant of a complex reaction, if overall rate constant of a complex reaction is as follows: Ko is equal to K1 square multiplied by K2 to the power half divided by K3। मान लो ये है, अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन का ये गिवन है, लिखो देन डिटरमाइन नंबर वन ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्शन, and number 2 overall activation energy of the reaction, अब जरा देखो बेटा कैसे निकालते हैं। अगर हम आर्हीनेस इक्वेशन को कंसीडर करें तो हम ये लिख सकते हैं KO ओवरऑल रेट कांस्टेंट KO इज इक्वल टू ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फैक्टर AO मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस EAO अपॉन RT, ये लिख सकते हैं। K1 जो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है उसका रेट कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A1 e टू द पावर माइनस EA1 अपॉन RT। K2 ये हो जाएगा बेटा A2 e टू द पावर माइनस EA2 बाई RT। K3 इज इक्वल टू A3 e टू द पावर माइनस EA3 बाई RT। अब क्या करेंगे, ये चारों को यहां पे पुट करेंगे। तो अगर इनको हम यहां पे पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, इसको पुट करने पे मिलेगा AO e टू द पावर माइनस EAO अपॉन RT, ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट की जगह पे लिखा हुआ, इज इक्वल टू K1 स्क्वायर। तो K1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस 2 EA1 अपॉन RT, ये लिख सकते हैं। ये 2 कैसे आया ये आपको समझ में आना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाई K2 टू द पावर हाफ, तो K2 टू द पावर हाफ को लिख सकते हो A2 टू द पावर हाफ इंटू e टू द पावर माइनस हाफ EA2 अपॉन RT, ये लिख सकते हो। डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं बेटा K3, तो K3 क्या हो जाएगा A3 e टू द पावर माइनस EA3 बाई RT। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A1 स्क्वायर इंटू A2 टू द पावर हाफ अपॉन A3, ये तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर वाला टर्म हो गया, एक साथ ले लिया इसको। अब देखो जैसे ये है e टू द पावर x
मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर जेड। तो आप इसको लिख सकते हो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ई टू द पावर -1/RT को हम कॉमन ले लेते हैं, -1/RT को हमने कॉमन ले लिया, तो दिस प्लस दिस यानी कि EA1 प्लस हाफ EA2 माइनस दिस होगा, और माइनस हमने पहले से लिया हुआ तो यहां पे माइनस EA3 आ जाएगा, माइनस EA3 ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू AO e टू द पावर माइनस EAO अपॉन RT। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, तो ऑन कंपैरिजन वी गेट, तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा बेटा, AO ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर इंटू A2 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई A3। ये ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फैक्टर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, तो कंपेयर करते हैं, तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ गई, EAO इज इक्वल टू EA1 प्लस हाफ EA2 माइनस EA3। ये आया, ये ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फैक्टर है और ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आपको ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक क्वेश्चन में देखो, ऑब्जर्व करो कि किया क्या आपने। जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फैक्टर का है। सिर्फ फर्क क्या है, जहां पे रेट कांस्टेंट है वहां पे यहां फ्रीक्वेंसी फैक्टर आ गया, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी फैक्टर टर्म आ गया। तो ये तो लिखना बहुत आसान है। अब जरा देखो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी में आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है, तो एक मिनट, यहां पे 2 का फैक्टर भी था, इसमें 2 का फैक्टर भी आएगा। यहां पे देखो ना, ये -2EA1 था, तो यहां पे 2EA1 आएगा और यहां भी आएगा। तो आप देखो बेटा कि जो फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट है उस पे पावर 2 है, तो जो फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट है उस पे जो पावर है, उस पावर को उस स्टेप के एक्टिवेशन एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो, उस पावर को उस स्टेप के एक्टिवेशन एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय K2 टू द पावर हाफ। तो आप देख रहे हैं जिन रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को प्लस किया जा रहा है, जिन रेट कांस्टेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया जा रहा है, प्लस, और जिस रेट कांस्टेंट को डिवाइड कर रहे हो उस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर रहे हो। पहली बात ये। दूसरी बात आप देखो कि रेट कांस्टेंट के ऊपर जो पावर है वो पावर उस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी का क्या है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट है। तो यहां पे पावर 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे पावर हाफ है तो यहां पे हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे पावर 1 है तो यहां 1 है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फैक्टर और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हो। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा ना तो क्या करेंगे, ये ना दे करके रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बताएंगे और स्लोवेस्ट स्टेप को वहां पे डिफाइन कर देंगे, और फिर उससे आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल रेट लॉ निकालना पड़ेगा। ओवरऑल रेट लॉ में जो रेट कांस्टेंट टर्म है उन रेट कांस्टेंट को कंसीडर करके ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर उसके बेसिस पे आपको ये सब निकालना पड़ेगा।
एक कॉन्सेप्ट और है यहां पे, जैसे मान लो एक पैरेलल रिएक्शन है, एक पैरेलल रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं। ये एक पैरेलल रिएक्शन है और इस पैरेलल रिएक्शन में जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं उनके रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। मान लो इसका रेट कांस्टेंट K1 और इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। ये गिवन है बेटा, और आपसे यहां पे पूछा जा रहा है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन ये आपको निकालना है। तो अब देखो इसका तरीका क्या है। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, वो जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, आप उसी को यूज करो। तो जनरल फॉर्मूला इसका ये है, समेशन ऑफ KI EI अपॉन समेशन ऑफ KI EI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ KI। समेशन ऑफ KI EI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ KI, ये रिजल्ट है जिसको हम यूज करते हैं। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू K1 E1 प्लस K2 E2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये रिजल्ट सिर्फ पैरेलल रिएक्शन के लिए ही होल्ड करेगा। पैरेलल रिएक्शन के लिए ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट और इनफैक्ट ये कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो केमिकल काइनेटिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यूज होती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। ठीक है, तो अब जरा आप एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो लिखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन increases by 7%. The rate constant of a reaction increases by 7% when its temperature is raised, when its temperature is raised from 300 Kelvin to 301 Kelvin. When its temperature is raised from 300 Kelvin to 301 Kelvin. लिखो, while its equilibrium constant increases by 3%, while its equilibrium constant increases by 3% in this temperature range, while its equilibrium constant increases by 3% in this temperature range, find the activation energy of forward and backward reaction. Find the activation energy of forward and backward reaction.
फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। सॉल्व करो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म, और दूसरा एक इक्वेशन मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया हुआ है आपको, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन भी टेम्परेचर गवर्न करता है, उसको भी यूज करना है। तो अगर आप आर्हेनियस इक्वेशन को कंसीडर करो तो आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, log ऑफ 10 बेस K2 by K1 इज इक्वल टू EA का मतलब यहाँ पे EAF होगा, EAF अपॉन 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। तो log ऑफ 10 बेस K2 by K1, तो बोल रहा है कि अगर K2 जो है ये K1 अगर K है तो K2 1.07 K हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ 10 बेस 1.07, 7% का इंक्रीज है तो इसलिए ये रेशियो 1.07 आएगा, इज इक्वल टू EAF अपॉन 2.303 R। यहां पे अगर आप देखो तो 301 माइनस 300, तो 1 अपॉन 300 इंटू 301, ये आप लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके बेटा आपको EAF मिल जाएगा, EAF इज इक्वल टू 2.303 R इंटू 300 मल्टीप्लाइड बाई 301 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 10 बेस 1.07। यहां से फॉरवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन को यूज करोगे जिसको वान हाफ इक्वेशन बोलते हैं। तो वान हाफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग log ऑफ 10 बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू डेल्टा H रिएक्शन अपॉन 2.303
is equal to delta H reaction upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, ये इक्वेशन है। तो यहां पे बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3% इंक्रीज करता है, तो आप बोलोगे, यहां से मैं सीधे अब लिख रहा हूं, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू 2.303 R इंटू 300 इंटू 301 multiplied by log of 10 base 1.03। ये डेल्टा एच रिएक्शन है और ये EAF है। तो मैंने आपको यह भी रिजल्ट बताया हुआ है, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू EAF माइनस EAB। तो फिर यहां से आपको बैकवर्ड स्टेप की भी एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो बैकवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी EAF जो आप यहां से निकालोगे माइनस डेल्टा एच के बराबर होगा, जो ये निकाला आपने। तो इस तरीके से फॉरवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी दोनों मिल जाएगी। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन आपको करना है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, जरा देखो। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4.27 जो लास्ट में एक्सरसाइज गिवन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4.27 देखो, पेज नंबर 122। टू 239 किलो जूल पर मोल।
ठीक है, 239.34 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे बोला है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है बेटा, log K is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 by T. Calculate EA for this reaction and at what temperature will its half life be 256 minutes. एक तो आपको इसका एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो आप इसको कंपेयर करो। अच्छा पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे बेस क्या होगा, 10 होगा या ई होगा? बेस क्या लिया, 10 बेस लिया या ई बेस लिया? 10 लिया है, तो सही लिया है। तो यहां पे देखो, आप इसको इससे कंपेयर करोगे, log ऑफ 10 बेस k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो अगर आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना होता है तो log a को इसके साथ इक्वेट करते, तो वहां से आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मिल जाता। तो अब आप कंपेयर करके आप बता सकते हो देयरफॉर EA अपॉन 2.303 R is equal to 1.25 into 10 to the power 4. EA is equal to EA upon 2.303 R is this. तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप देखोगे बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 1.25 into 10 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 into R। R अगर आपको जूल के टर्म्स में चाहिए तो 8.314 ले लो, और किलो जूल के टर्म्स में चाहिए तो इंटू 10⁻⁻3, तो ये इतना किलो जूल पर मोल। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब जरा आप एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, बोला एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स। तो टी हाफ गिवन है, तो टी हाफ से आपको रेट कांस्टेंट मिल जाएगा, तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा 0.693 अपॉन 256 पर मिनट। 0.693 अपॉन 256 पर मिनट आ जाएगा, ये रेट कांस्टेंट आ गया। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस टेम्परेचर पे ये वैल्यू ऑब्जर्व होगी। तो आगे आपको बेसिकली देखो K तो यहां से निकल गया, अब K को आप यहां पुट कर दो, K वैल्यू को यहां पे आप पुट करोगे और K वैल्यू को यहां पे पुट करके आप T निकालोगे। इसी लॉगरिथमिक फॉर्म में ये जो K निकाला है ना, इस K वैल्यू को आप इधर पुट करो और इसको पुट करके आप टेम्परेचर निकालो। तो हो जाएगा बेटा सेकंड पार्ट। अब आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 4.29, क्वेश्चन नंबर 4.29।
This question बोला the time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 to the power 10 per second, calculate rate constant K at 318 Kelvin and activation energy. देखो, तो यहाँ पे at T1 is equal to 298 Kelvin. K given है, K है बेटा, K यानी कि K1 is equal to 2.303 by T log of 10 base 10% completion की बात कर रहे हैं, तो 10% कंप्लीट हो गया, मतलब 90% बचा हुआ है, तो ये आ गया 10/9, ये K1 हो जाएगा। और at T2 is equal to 308 Kelvin, 308 Kelvin, K2 is equal to 2.303, टाइम रिक्वायर्ड बराबर बता रहे हैं दोनों में, log of 10 base 25% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये आ जाएगा 100/75 यानी कि 4/3। अब यहां से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा K2/K1, तो 2.303/T 2.303/T कैंसिल हो जाएगा, log of 10 base 4 log 4 minus log 3 divided by log 10 minus log 9, ये लिख सकते हैं बेटा। तो K2/K1 कितना आया मुझे जरा फटाफट बताना। टू 2.73 आ गया K2/K1। अब अगर K2/K1 वैल्यू 2.73 है तो आगे हम आर्हीनियस इक्वेशन को यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो log of 2.73 is equal to EA upon 2.303 R, T2 minus T1 upon T1 T2, तो 10 upon 298 into 308, तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। कैलकुलेट करके बताओ क्या है, कैलकुलेशन बहुत करना है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। $76.6 किलो जूल पर मोल, तो एक्टिवेशन एनर्जी आ गई 76.6 किलो जूल पर मोल। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अगर ए वैल्यू गिवन है तो रेट कांस्टेंट के 300 केल्विन पे क्या होगा, तो आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो, log k इज इक्वल टू, या आप सीधे ये लिख सकते हो k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी। वैसे बेटर होगा लॉग वाला एक्सप्रेशन यूज करो, ठीक है। तो ए वैल्यू गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी आपने निकाला हुआ, टेम्परेचर गिवन है, रेट कांस्टेंट मिल जाएगा।
तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, इन द स्टार्ट ऑफ समर, इन द स्टार्ट ऑफ समर, in the start of summer, a given sample of milk, in the start of summer, a given sample of milk, in the start of summer, a given sample of milk gets deteriorated, gets deteriorated, 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 deteriorated मतलब खराब हो जाना, gets deteriorated at room temperature, at room temperature 27 degree centigrade, at room temperature 27 degree centigrade in 48 hours, in 48 hours, in 48 hours. आगे लिखो, in a refrigerator, in a refrigerator at 2 degree centigrade, in a refrigerator at 2 degree centigrade, milk can be stored, milk can be stored 3 times longer than at room temperature, 3 times longer than at room temperature. Calculate, calculate first part, first part लिखो, activation energy of the deterioration of the milk, activation energy of the deterioration of the milk. And second part, time taken by the milk, time taken by the milk to gets deteriorated at 37 degree centigrade, time taken by the milk to gets deteriorated at 37 degree centigrade.
30.14 सही आंसर है। मैं सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे समराइज कर दिया। तो आप देखो ये दो टेम्परेचर पे आपको टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिटेरियोरेशन गिवन है। आप यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिटेरियोरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिटेरियोरेशन ऑफ द मिल्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ द मिल्क। तो आप ये बोल सकते हो। तो अगर ये T1 है और ये T2 है, ये T1 और ये T2 है, ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो log ऑफ 10 बेस, log ऑफ 10 बेस अगर T1 बाई T2 लिखें तो 300 अपॉन log ऑफ 10 बेस ये K2 बाई K1 चाहिए आपको। तो ये T1 बाई T2 है, तो T1 बाई T2 का रेसिप्रोकल K2 बाई K1 होगा। आप बोल सकते हो देयरफॉर T1 बाई T2 इज इक्वल टू K2 बाई K1। T1 बाई T2 इज इक्वल टू K2 बाई K1। तो हमें K2 बाई K1 चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/3 log ऑफ 10 बेस 1/3 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये आ जाएगा बेटा 275 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 275। देखो ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है और ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो EA इज इक्वल टू 2.303 R इंटू 300 इंटू 275 मल्टीप्लाइड बाई log 3 डिवाइडेड बाई 25। आप ये भी लिख सकते हो किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, और जो आपने बताया 34.14 या 30.15 आ जाती है, 30.15 किलो जूल पर मोल, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी आपने निकाल लिया तो फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल्क को डिटेरियोरेट होने में कितना टाइम लगेगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल्क को डिटेरियोरेट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप फिर से आर्हीनेस इक्वेशन यूज करो, log ऑफ 10 बेस। अगर आपको मान लो ये T3 है, T3, तो आप बोल सकते हो T1 बाई T3, T1 बाई T3 इज इक्वल टू K3 बाई K1। T1 बाई T3 इज इक्वल टू K3 बाई K1, ये लिख सकते हो। और आपको यहाँ पे तो ठीक है, तो अगर आप log ऑफ 10 बेस K3 बाई K1 कंसिडर करते हो तो दैट इज इक्वल टू log ऑफ 10 बेस T1 बाई T3 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू EA आपने निकाला है 30.15 अपॉन 2.303 R। 2.303 R वैल्यू हो जाएगी
8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल के टर्म्स में। ठीक है, और फिर इसको आप लिखोगे K3/K1 आप निकाल रहे हो, तो K3/K1 ये हो जाएगा K3/K1, यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो 310 माइनस 300 तो 10 आ जाएगा, 10/310 इंटू 300। अब इसमें आपको ये T1 पता है, T1 वैल्यू 48 आवर गिवन है, तो T3 निकाल लोगे यहां से। T1 आपको यहां पे पता है, T3 निकाल लोगे। तो T3 कैलकुलेट करके आता है, आंसर लिख लो, बाकी अपना खुद कैलकुलेशन कर लेना। 1.35 डेज, 1.35 डेज। तो T3 आता है 1.35 डेज। तो केमिकल कैनेटिक्स को मैंने फिनिश कर दिया है। जो भी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं केमिकल कैनेटिक्स में, मैंने वो पूरी वैरायटी आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब लेकिन ये भी आपको बता दूं कि आज की क्लास में तो मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अभी लगभग 15-20 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन कल परसों और जो आगे की क्लास होगी ना, वो सारी क्लास अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगी। अब हम लोग एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे टाइम को बढ़ाएंगे। अब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 क्लास अ वीक होगी और फिजिकल केमिस्ट्री की 2 क्लास अ वीक होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 क्लास पर वीक एंड फिजिकल केमिस्ट्री 2 क्लास पर वीक। और जब फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो फिर उसी की जगह पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर देंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। अब देखो बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप ये बोल सकते हो कि ये न तो +1 एनसीईआरटी में कहीं डिफाइंड है और न ही ये +2 एनसीईआरटी में कहीं डिफाइंड है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते रहे। और ये चैप्टर ऐसा है जिससे क्वेश्चन फिजिक्स में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। मतलब ये टॉपिक डबल गेन कराने वाला टॉपिक है। और नॉर्मली मैंने देखा है कि केमिस्ट्री में इसका कवरेज अच्छा नहीं होता है। फिजिक्स में तो न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां पे डिस्कस कर लेते हैं। बट केमिस्ट्री में इसका कवरेज जो है वो ढंग से होता नहीं। तो इसका जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है, जो जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी केमिकल कैनेटिक्स में बता चुका हूं। बट कुछ एक नए टर्म्स यहाँ पे आने वाले हैं, वो टर्म्स जानने जरूरी हैं जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स भी हैं और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड टर्म भी हैं।
तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, सबसे पहले बात आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री है क्या। तो बोलते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जहां पे हम न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट है उसकी एनालिसिस करते हैं। मतलब न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, ये सारी एनालिसिस साइंस के जिस ब्रांच में होती है उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आप लिख लो डेफिनेशन न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, लिखो द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science which deals with the branch of science which deals with the phenomena, the branch of science which deals with the phenomena involving the nuclei of the atoms, involving the nuclei of atoms, involving the nuclei of atoms is called nuclear chemistry, is called nuclear chemistry। ठीक है, अब देखो बात आती है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो अब आप नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी डेफिनेशन लिखो, रेडियो एक्टिविटी में लिखो द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन of certain nuclei, spontaneous disintegration of certain nuclei without excitation by any external means, without excitation, without excitation, spontaneous disintegration of certain nuclei without excitation by any external means, by excitation, without excitation by any external means, resulting in the emission of, resulting in the emission of, resulting in the emission of certain kind of radiation, certain kind of radiation, resulting in the emission of certain kind of radiation is called radioactivity, is called radioactivity। तो अब जरा देखो रेडियो एक्टिविटी क्या है। बोले रेडियो एक्टिविटी वो फिनोमिना है जहां पे एक न्यूक्लियस अपने आप से, ठीक है, विदाउट एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो एक न्यूक्लियस है जो बिना किसी एक्साइटेशन के अपने आप से डिसइंटीग्रेट होता है, अपने आप से डिसइंटीग्रेट होता है, और डिसइंटीग्रेट होकर के वो सर्टेन टाइप के रेडिएशंस को इमिट करता है, सर्टेन टाइप के रेडिएशंस को इमिट करता है, जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ठीक है, तो उस फिनोमेना को जहां पे एक न्यूक्लियस अपने आप से डिसइंटीग्रेट होकर के अल्फा, बीटा और गामा रेज को प्रोड्यूस करता है, उस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, उस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो आप आगे नोट करो, पैरा चेंज करके लिखो, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन
ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन अल्फा बीटा एंड गामा रेज, अल्फा बीटा and gamma rays are produced. During radioactive disintegration, alpha, beta and gamma rays are produced. तो अब देखो बेटा, बात आती है कि रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया, ठीक है? तो आप इस बात को भी लिख लो, द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी was first discovered by, the phenomena of radioactivity was first discovered by Henry Becquerel. Henry Becquerel, Becquerel, हेनरी बेकुरेल ने इस फिनोमेना को सबसे पहले डिस्कवर किया. The term radioactivity या the phenomena of radioactivity was first discovered by Henry Becquerel. लेकिन इसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है, डिटेल्ड एनालिसिस में अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. जैसे रेडियो एक्टिविटी की एनालिसिस में रदरफोर्ड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और रेडियो एक्टिविटी की एनालिसिस में क्यूरी फैमिली का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इनफैक्ट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्यूरी फैमिली का है इस फिनोमेना को डिफाइन करने में, इस फिनोमेना को पूरी तरीके से समझाने में क्यूरी फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. रदरफोर्ड ने भी काफी सारा काम किया है रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में, और बेकुरेल ने सिर्फ इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था. तो आप देखोगे आगे रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी, और वो यूनिट्स इन्हीं साइंटिस्ट के नेम पे है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी फील्ड में काम किया है. और जो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि जिसका कंट्रीब्यूशन जितना बड़ा है रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में, उसके नाम पे उतनी बड़ी यूनिट डिफाइंड है. जिस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा है इस फील्ड में, उसके नाम पे उतनी बड़ी यूनिट डिफाइंड है. तो हम लोग इस बात को देखेंगे. तो सबसे बड़ी यूनिट जो रेडियो एक्टिविटी की होती है वो क्यूरी है, उसके बाद फिर रदरफोर्ड को कंसीडर करते हैं, और सबसे छोटी यूनिट जो रेडियो एक्टिविटी की है वो है बेकुरेल. ठीक है? तो जिन साइंटिस्ट ने इस फील्ड में काम किया है उन सारे साइंटिस्ट के नाम पे यहाँ पे यूनिट्स डिफाइंड है, और यूनिट जो है कौन सी यूनिट कितनी बड़ी है वो उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में है उसके बेसिस पे डिफाइंड है. तो अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी. थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी. इसमें नोट करो, लिखो, टू अंडरस्टैंड द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, to understand the radioactive disintegration, Rutherford and its co-workers, उनके साथ कुछ लोगों ने असिस्ट किया था. Rutherford and its co-workers proposed the following theory. Propose the following theory. अब पॉइंट वाइज लिखते जाओ. नंबर 1, लिखो फर्स्ट पॉइंट, the atoms of radioactive element, the atoms of radioactive elements are inherently unstable.
the atoms of radioactive element are inherently unstable. The atoms of radioactive element are inherently unstable. Inherently unstable का मतलब ये है कि वो बाय बर्थ अनस्टेबल होते हैं. उन एटम्स का फॉर्मेशन ही अनस्टेबल फॉर्म में होता है, वो स्टेबल एटम होते ही नहीं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. दे इंटीग्रेट, दे डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली. They disintegrate spontaneously to give. They disintegrate spontaneously to give a daughter element. They disintegrate spontaneously to give a daughter element, which may also be unstable. Which may also be unstable, and therefore undergo disintegration spontaneously. Undergo disintegration spontaneously. Undergo disintegration spontaneously. ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो. During radioactive disintegration, alpha and beta rays are produced. During radioactive disintegration, alpha and beta rays are produced through primary effect. प्राइमरी इफेक्ट के थ्रू अल्फा और बीटा रेज प्रोड्यूस होती. लिखो, whereas gamma rays are produced by secondary effect. Gamma rays are produced by secondary effect. इन्होंने बोला कि अल्फा और बीटा रेस का जो फॉर्मेशन है वो प्राइमरी इफेक्ट के थ्रू होता है और गामा रेस का फॉर्मेशन सेकेंडरी इफेक्ट के थ्रू होता है. तो बाकी ये प्राइमरी इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट क्या है और कुछ पॉइंट्स और है यहाँ पे, तो इसको मैं अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो आज मैं क्लास को यहीं पे फिनिश करूं.